नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी खबर मैंने आपको दी, तारीख 14 मार्च संभावित है जब चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे टर्म के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। आरजेडी चीफ लालू यादव के स्टेटमेंट का उन्होंने जवाब दिया। कहा, ये लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं, मेरा देश और 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। पीएम की स्पीच के कुछ ही देर बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से अपने अपने एक्स के प्रोफाइल हैंडल्स पर बायो को बदल दिया गया और बदलकर लिख दिया गया मोदी का परिवार। फिर चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपना प्रोफाइल का बायो चेंज कर दिया है। रविवार को पटना में महागठबंधन की रैली हुई। लालू यादव ने पीएम के परिवार पर सवाल उठाए, जिसका प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरीके से आज जवाब दे दिया है। जाहिर है कि 2024 के चुनावों को लेकर एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो विपक्षी पार्टियों के परिवारवाद को लेकर हमेशा से हमला बोलते रहे हैं, ऐसे में पूरे देश को 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बताना, क्या यह प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? आपको सुनवाते हैं लालू यादव की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया था और उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब क्या दिया। मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। और ऐसे में कुछ अहम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज दहाड़ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 की रणभूमि तैयार हो चुकी है, यानी परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। क्या यह नैरेटिव सेट किया जा चुका है? दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी का नया नारा परिवारवाद से जनता कैसे किनारा करेगी और मोदी के परिवार से मुकाबला विपक्ष कैसे करने वाला है? 2024 में परिवार पहुंचाएगा 400 पार, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और महत्वपूर्ण सवाल यह भी, क्या लालू यादव ने राहुल गांधी जैसी गलती कर दी है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अखिलेश कटियार साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत आप ही के साथ रंजीत कुमार मिश्रा जी, जवाब मिल गया, मोदी का परिवार कौन है? पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही उसका परिवार है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोदी जी के परिवार की चिंता हो, कांग्रेस को इस देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता है कि आखिर उसमें जो बेरोजगारी दर 45 वर्ष में सर्वाधिक है, उसका क्या समाधान होगा। इन्होंने जो पूरी दुनिया से कर्ज ले रखा है और लगातार कर्ज लेकर घी पिए जा रहे हैं, उसका क्या होगा।
यहाँ पर जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने स्थिति की और उन किसानों पर थार चलाने वाले अजय मिश्र टेनी को न केवल मंत्री बनाए रखा बल्कि उनको लोकसभा का चुनाव देकर पुरस्कार भी दिया, टिकट देकर। तो कांग्रेस की चिंता ये है कि महिलाओं पर लगातार इन्होंने अत्याचार किए और जिस तरह से यहाँ की बेटियां प्रधानमंत्री के घर के आगे मेडल फेंक के जाने को विवश हुई, उनका कैसे समाधान हो? स्क्रीन पर आपकी नजर है क्या इस वक्त मिश्रा जी? स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या इस वक्त आप भारत 24 की? जी परिवारवाद नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? क्या है? देखिए, आदरणीय मोदी जी जिस आप लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है क्या मिश्रा साहब? ऐसा है पूर्णिमा जी, गलतियों से आप लोग सीखते नहीं है क्या सर? मोदी जी जिस मंच पे भाषण दे रहे थे उनके बगल में चिराग पासवान और उनके परिवार के लोग बैठे थे, ये उनको नहीं दिखाई देता है। उनके एक तरफ गांधी जी बैठे थे, उनका परिवारवाद उनको नहीं दिखाई देता है, लेकिन पिक एंड चूज करते हैं वो कि किसी एक का परिवारवाद। आप ये देखिए कि चलती ही लिस्ट में इंडिया परिवार के 2 लोगों को उन्होंने टिकट दिया या नहीं। मतलब आपने पहले आपने ना चाय वाले बयान से कुछ सीखा मिश्रा साहब। दिक्कत इस बात की है कि ना आपने चाय वाले से कुछ सीखा। आपने चाय वाले का नाम लेकर लगातार हमला बोला, राहुल गांधी हो चाहे आपकी टॉप लीडरशिप क्यों ना हो। फिर उसके बाद जब मैं भी चौकीदार आया तो उससे भी आपने कुछ नहीं सीखा। 2019 कैसी स्थिति कांग्रेस की हुई लोकसभा चुनावों में वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 2024 में 140 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार बता देते हैं तो आपको उससे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। लालू प्रसाद यादव वही गलती करते हैं जो कि राहुल गांधी बार बार करते आए हैं। इसीलिए मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि आप लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है क्या सर? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देश में जो वास्तविक मुद्दे हैं, अभी किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं, उनके आगे ये कील ठोक देते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा हमारा अमृतकाल है। तो ये कैसा अमृतकाल है जिसमें अपने किसानों को अपने देश की राजधानी आने का अधिकार आप नहीं देते हैं? उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह का इमोशनल कार्ड आदरणीय मोदी जी खेलते रहे हैं, वही उनका प्रयास है। लेकिन काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लोगों के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की वो बातें करते हैं। एसएन सिंह साहब, कब तक आप लोग ये कोशिशें करते रहेंगे? जो असली मुद्दे हैं उनको एड्रेस करेंगे नहीं, एक चुनावी नारा प्रधानमंत्री जी दे देंगे और उसी नैरेटिव के हिसाब से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें प्लस बात भी है। प्लस बात यह है कि आप इसी के आधार पर 2014 का चुनाव भी जीते, 2019 का चुनाव भी जीते और 2024 में 400 पार का दावा भी आप इसी के आधार पर कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, देखिए, नेता हाई स्कूल पास फेल हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, शिक्षा मंत्री और मंत्री भी कुछ बोलते रहते हैं, जेडीयू आरजेडी के समझ में आता है, लेकिन प्रवक्ता को तो कम से कम सवाल पूछा जा रहा है परिवारवाद पे, तो कहां चले गए? अरे भाई, चर्चा हम आज वसुधैव कुटुंबकम पर कर रहे हैं, क्योंकि सनातन को जब आप मानेंगे, हिंदू धर्म को मानेंगे, तो आप ये जानेंगे ये पूरी वसुधा एक कुटुंब है। और जब आप कोई कार्य करते हैं, विकास का कार्य करेंगे, तो आरजेडी की तरह नहीं कि सिर्फ मेरा मतलब मेरे दरवाजे पे खड़ंजा हो जाए, बाकी पूरे गांव का रह जाए, मेरा विकास हो जाए, बाकी का रह जाए, ऐसा कार्य नहीं। संपूर्णता का जब भाव होता है तो उसको कहा जाता है कि ये विकास के कार्य हो रहे हैं। अब हमारे मित्र ने कहा, बहुत सारे आरोप लगाए, 10 सेकंड देंगी फिर मैं परिवार। देखिए, आज चर्चा इस पे नहीं हो रही कि आपने कब तुष्टीकरण किया, कब सिखों की हत्या कराई, कब देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया, कब हिंदुओं को आतंकवादी कहा, कब राहुल जी ने कहा कि लोग वो लड़की छेड़ने जाते हैं हिंदू। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा उस पर भी नहीं कर रहे, मीसा पर और इमरजेंसी पर। आज चर्चा परिवारवाद पर। देखिए, परिवार सबका होता है, जाति होती है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन एक के लिए कार्य करना जातिवाद। परिवार मतलब संपूर्णता। सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, सबको इस तरह से देख लीजिए। एपीजे कलाम साहब जो संपूर्णता का भाव रखते हैं, सबकी बात करते हैं, वो एक अलग परिवार है। लेकिन आपका परिवार मतलब डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो सकता है, केवल डॉक्टर का ही लड़का डॉक्टर होगा, इंजीनियर का ही लड़का इंजीनियर होगा, लालू जी का ही लड़का मुख्यमंत्री होगा, लालू जी का ही लड़का एमएलए होगा, मुलायम सिंह जी का ही लड़का मुख्यमंत्री होगा। ये परिवारवाद है। और परिवारवाद दूसरे को नहीं करते। पूरा भाव, संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत, संपूर्णता का सोच, ये परिवारवाद नहीं है। तो जिस छोटी सोच के लिए आप लोगों ने जातिवाद को बढ़ाया, संप्रदायवाद को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया, आज उसपे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये परिवारवाद है। अब उसको लेकर आप
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करें तो आपको समझना होगा पूरा भारत 140 करोड़ भारत, क्योंकि हम लोग तो सनातन को मानते हैं, हमारे धर्म में लिखा है पूरी वसुधा के लिए अगर आप कार्य करेंगे, केवल लालू परिवार के लिए नहीं, केवल मुलायम परिवार के लिए नहीं, केवल ममता परिवार के लिए नहीं, तब भारत का विकास होगा। ठीक है, यानी कि परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार के 2024 का नैरेटिव आपकी तरफ से सेट कर दिया गया है ना अखिलेश कटियार साहब। इस नैरेटिव के बीच में अपने आप को कहां पर पाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये पहले भी कह चुके हैं कि आप लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि एक लंबे वक्त तक आप सिर्फ विपक्ष में बैठना चाहते हैं और जनता जनार्दन इसमें आपका पूरा साथ देगी। पूर्णिमा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान मैंने सुना और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है और 140 करोड़ जनता के अंदर ही पूरा देश आ जाता है पूर्णिमा जी। तो जो इस देश में 11,000 लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की, वो आपके परिवार के थे। अगर आप मानते हैं कि ये मेरे परिवार के हैं तो वो आत्महत्या कर रहे हैं, मुखिया को परवाह नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में आ जाए, आप कहते हैं कि मेरी बहन बेटियां यही मेरा परिवार है, तो उत्तर प्रदेश में 3,690 रेप उत्तर प्रदेश में 11 प्रतिदिन होते हैं, उनके मुखिया को उसकी कोई परवाह नहीं है। बेरोजगार उनके नौजवान जिनको भाषण करते हुए बोल रहे हैं कि ये नौजवान है हमारे, इनकी नौकरियां आपने छीन ली है, तो आप कैसे मुखिया हैं? आप अपने देश को परिवार कहते हैं, उसे कर्ज में डुबोए जा रहे हो। आप नौकरी दे रहे हो, संसाधन बेचे दे रहे हो, आप इस देश को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं? भाई आपके समय में जो बदायूं में दुष्कर्म हुआ, बुलंदशहर में जो दुष्कर्म हुआ, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उसको क्या मानते हो? आपका नहीं था, इस नाते आपने कराया। आपने मथुरा में जो रामकृष्ण यादव को कराया, वो इस बात से करा क्यों आपके नहीं है? आप किस सवाल को कटियार साहब, मैंने कहा कि अगर इस तरीके के देखिए उदाहरण निकलने शुरू होंगे ना सर, कटियार साहब, अगर इस तरीके के उदाहरण निकलने शुरू होंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त तक देश पर कांग्रेस ने राज किया है। तो इसीलिए जब ऐसे उदाहरण निकलेंगे, मैंने यही सवाल कांग्रेस से भी पूछा और यही सवाल का तात्पर्य मेरा आपसे भी था कि ना आप 2014 में ना 2019 में आप लगातार प्रधानमंत्री पर हमले करते नजर आए। जब उन्होंने खुद को चायवाला बताया या फिर उन्होंने खुद को चौकीदार बता दिया, अब लगातार आप प्रधान सेवक जब वो खुद को कह देते हैं और 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बता देते हैं, तब भी आप उन पर हमला बोलते हैं। कभी तो सेल्फ गोल से बाज आइएगा सर, कि कभी भी नहीं आएंगे। सवाल इनसे पूछिए पूर्णिमा जी, एक सवाल इनसे पूछिए, मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, मैंने इसीलिए कहा ना सिंह साहब कि अगर ऐसे उदाहरण देने को आएंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण निकल आएंगे, फिर उन्हीं पर चर्चा होती रहेगी। रामकृष्ण यादव कांड कराए, बताइए जो उन्होंने दुष्कर्म कराए, दुष्कर्म कराए, हत्या कराई, उनको अपना परिवार नहीं मानते। भैया आप उत्तर प्रदेश को या तो समाजवादी पार्टी का दे, हम परिवार नहीं मानते हैं। जो 700 घटनाएं, 700 अंजाम दिए, और मैं तो कांग्रेस के मित्र को भी कहूंगा, अभी 7,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुई, तो क्या वो आपका परिवार नहीं है? परिवार मतलब संपूर्णता का भाव, परिवार मतलब स्वच्छता, परिवार मतलब विकास, परिवार मतलब 4 लोगों को आवाज देना, सबको देना। मैं तो सिर्फ हर घर जल, बिजली, विकास, राजपाट, ये सारा परिवार है। परिवार मतलब आपकी तरह नहीं कि आप इतनी छोटी बात जैसे मुलायम सिंह नहीं करते थे, लड़के हैं, गलती हो जाती है, वही विचार लेकर आप आ गए। आप संपूर्णता के भाव से नहीं देखकर, मैं तो कहूंगा पूर्णिमा जी, जब ये लोग कहते हैं ना संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, तो इसलिए क्लियर पूछा ना कटियार साहब से, सिंह साहब की सेल्फ गोल से कभी तो बात आइएगा। आखिर कितने सेल्फ गोल के ऐसे उदाहरण दे दिए जाए? मोदी सुनिए, मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र बार बार किया और ये कहा कि मेरे लिए गालियां जितनी इस्तेमाल होंगी, जनता का प्यार मुझको उतना ही ज्यादा मिलेगा। मैं इसीलिए बार बार उस सेल्फ गोल का जिक्र कर रही हूं जिससे विपक्षी पार्टियां बाज नहीं आ रही हैं। वरुण पुरोहित जी, आपको लाते हुए जरा ये सवाल समझाइए, क्योंकि अब एक नया नैरेटिव सेट होता हुआ 2024 का नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के पक्ष में हैं, ऐसे बहुत सारे गठजोड़ अलायंस के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या परिवारवाद वर्सेस मेरा परिवार ये एक एप्ट नैरेटिव 2024 के लिए, और यही 400 पार जिसका जिक्र मोदी करते हैं उसके पार पहुंचाएगा उनको क्या? पूर्णिमा जी, पिछले कई वर्षों में सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन देखा गया है, मर्यादाओं का हनन हो रहा है।
कोई सोनिया जी के लिए बोलेगा, कोई मोदी जी की पत्नी के लिए बोलेगा, कोई ये संस्कार नहीं है। जनता इस चीज से, इनकी लोकतंत्र पे जो मूर्ख तंत्र हावी हो गया, जनता इससे लाचार है। जनता को रोटी रोजगार की दरकार है। देखिए जितने नेता आप में देख बैठे हैं वो सब कोई ना कोई गिना रहे हैं। बीजेपी के शासन में भी खूब अंट हुआ है, कांग्रेस के शासन में हुआ है। भाई अगर आपको इतनी चिंता है पूरे भारत के परिवार की, तो आप खुद तो करोड़पति अरबपति हो जा रहे, बच्चे सड़क पे भूखे बैठे हैं, उनकी चिंता नहीं है कि परिवार होता। आप त्याग करिए, आप 10-10% अपनी संपत्तियां दान करिए, वो नहीं करेंगे। या तो गांधी परिवार को अंडरस्टैंड बोलेंगे या मोदी जी को अंडरस्टैंड बोलेंगे। जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए इनको ये आप जो सेल्फ गोल की बात कर रहे हो, पिछले 10-15 सालों से, 10 साल से खास तौर से मोदी जी आए, जब तक इनका अटैक कहा है मोदी मोदी मोदी, दिन भर खुद के जो पार्टियों को है, संगठन को मजबूत नहीं कर रहे, खुद के पार्टियों में आचरण सिद्ध लोगों को नहीं ला रहे। आचरण सिद्ध लोगों को टिकट देते तो आज डिफरेंस दिखा सकते थे कि मोदी जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम क्या सुधार कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है नहीं तो इनको वरुण पुरोहित जी कोई बताने समझाने वाला है नहीं क्या? 2024 की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, कब समझेंगे, कब कुछ धरातल पर करेंगे, कब कोई आंकड़ा देंगे, कब चुनाव जीतने की बात करेंगे, कब कोई चेहरा सामने रखेंगे, कब बताएंगे कौन साथ है, कौन अलग, किसके साथ लड़ रहे, किसके साथ नहीं? तो कोई बताने वाला इनको है नहीं क्या आजकल? पूर्णिमा जी, दो बातें हैं। एक तो देखिए जो पहले बात चल रही थी नैरेटिव की, नैरेटिव किसी को कुछ अपशब्द कहने से कोई नैरेटिव नहीं होता। जनता अपने जो डिलीवर करके दे रहा है उस हिसाब से वोट देती है। दूसरा जो समझाने की बात है, अगर कोई समझाइश करने वाला ही होता, कोई वरिष्ठ पत्रकारों को अपने एडवाइजर बना के रखते। मैं भी चाय वाला, ये आपको नैरेटिव नहीं लगता? जगह जगह आप चाय की रेहड़ी पर जरा खड़े हो जाइए। एक व्यक्ति जिसको चाय बनाने वाले को कभी कोई पूछता नहीं था, वो ये कहने लगा कि मैं भी चाय बनाता हूं, मैं भी चाय वाला हूं। फिर उसके बाद आपको चौकीदार का क्या नैरेटिव जगह जगह ग्राउंड पर रहते हुए, ये सब तो सर समझ में आता है ना, कि नहीं आता ये सब समझ में? पूर्णिमा जी, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आपका अलग भिन्न विचार है, मेरा अलग भिन्न विचार है। सड़क पे हम जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप राहुल गांधी या गांधी परिवार को कुछ अपशब्द कहते हो तो उनको वोट मिल जाएंगे, या मोदी जी को अपशब्द कहते हो तो वोट मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, डिलीवरी कौन दे रहा है? लोग अपने, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अगर देश को कोई मजबूत नेता, जैसे इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के टाइम कोई नहीं पनप पाया, इंदिरा जी को देते थे लोग वोट। आज मोदी जी, आपने कहा ना केस क्या है, मोदी जी के सामने आप अपना ऑल्टरनेट दो। जनता ऑल्टरनेट चाहती है, हमेशा चाहती है चुनाव में। आप ऑल्टरनेट पेश ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे? आप तो खुद पब्लिसिटी कर रहे हो मोदी जी से ज्यादा, आप मोदी जी दिन भर करे जा रहे हो। तो वही तो चीज विपक्ष के साथ दिक्कत हो रही है। और मैंने फिर कहा, शाब्दिक आचरण की जितनी गिरावट पिछले 10 सालों में देखी गई, पहले के नेता नहीं करते थे। मैं बचपन से देखता आया, पहले इतने, अभी राम कृपाल सिंह जी बताएंगे, वरिष्ठ है, पहले इतना शाब्दिक आचरण में गिरावट नहीं हुई थी। दूसरा मैं कह रहा हूं, अभी जो आप बात कर रहे हो, ये विपक्ष की जो इनको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर वरिष्ठ लोग इनके साथ होते, एडवाइजर, जैसे इंदिरा जी के टाइम भी होते थे, पोतेदार जी थे, धवन साहब थे, और दूसरे कोई जो अपने आपकी समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों को साथ रखा। परिवार का अर्थ क्या होता है? हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, हमको गाइड करते हैं, जब हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि एंथुसियास्ट तो होते ही, नया खून आता है तो वो कुछ ना कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुनता। वो ये बताते हैं कहां पर कांग्रेस गलत जा रही है, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। रामकृपाल जी, ग्रुप 23 क्या, एक 10 सेकंड देते हैं मुझे, जो ग्रुप 23 की आप बात कर रहे हो, वो भी उन्हीं में शामिल थे। वो एडवाइजर थोड़े थे, उनको अरे लेकिन उनको सुना किसने सर? उनको सुना किसने? अगर सुना होता तो क्या ही बात थी, उनको सुनने वाला भी कौन था? रामकृपाल सिंह जी, लगातार मोदी पर प्रहार करना, ये कहना कि मोदी को हराने के लिए हम एक अलायंस बना दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद निजी हमले करना, मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, कह दिया उन्होंने। आपने एक बॉल मारी, उन्होंने उस पर सिक्सर मार दिया, कह दिया कि 140 करोड़ भारतीय, वही मेरा परिवार है, एक प्रधान सेवक का परिवार है। अब ये मोदी का परिवार और वर्सेस परिवारवाद, ये 2024 की धुरी को कहां तक ले जाते हुए नजर आ रहा है? धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी समय होगा मैं अपनी बात कह लूं। जी सर। देखिए, मुक्तिबोध एक साहित्यकार हुए हैं, उनकी एक लाइन है कि आहत का एक अभिमान होता है, और वो अभिमान उस कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। सबको पता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बुद्धिमान लोग नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कभी विशेष होती थी, फिर शेष हुई, फिर वो अवशेष हो गई है, अब वो ध्वंसावशेष है। और कांग्रेस को मालूम है, आप ये देखिए कि 22 जनवरी के बाद विपक्ष ने, ये किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हम मोदी को, बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। ये बात 22 जनवरी के बाद से
कहीं न किसी अखबार में है, न टीवी पर है, न कोई बोल रहा है। इसका मतलब नतीजा इनको पहले से मालूम पड़ चुका है। और देखिए, जब पराजय हताशा में बदलती है, तो जो कल संडे को 2 जगह पे, एक दिल्ली में मीटिंग चल रही थी और एक पटना के गांधी मैदान में। अब दोनों का कैरेक्टर देखिए। पटना के गांधी मैदान की मीटिंग का लक्ष्य था 2024, और दिल्ली में जो मीटिंग चल रही थी वो 24 साल आगे के हिंदुस्तान का क्या नक्शा होगा। अब आप सोचिए, एक जगह 24 की, तो उसी तरह की भाषा निकली। पिछले 10 साल से पूरा विपक्ष सिर्फ मोदी क्या कपड़ा पहनते हैं, मोदी ने क्या गड़बड़ी कर दी, यानी मोदी और भारत का डायग्नोसिस हो रही है। लेकिन 10 साल में आपने ये कुछ नहीं कहा कि जो कमियां आपको नजर आ रही हैं आज मोदी में या देश में, उसका इलाज क्या है। कोई दवा तो सुझाते, इतना एक्सरे आप किए जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई 24 की ये हार चुके हैं। और कल देखिए, एक जगह पे हो रहा था कि 2024 का, आज के 24 साल बाद का भारत कैसा होगा। मई में जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हर मिनिस्टर 100 दिन का एजेंडा अभी से बना के रख ले। वो तो देखिए, एक जगह देश के बारे में बात हो रही, दूसरी जगह क्या हो रहा है, पूरे मंच पर इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और ये हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि नेता वही पूजा जाता है जो अपने परिवार के हित को नीचे रख करके देश के हित को रखता है। वहां कहा जा रहा है कि मोदी का परिवार कहाँ है। मोदी 1000 बार ये बात कह चुके हैं कि 140 करोड़ हमारे परिवार है, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन कल जब विपक्ष ने कहा कि हम पराजय को स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाद बात वही है, एक शेर है कैफी आजमी का कि घर डूबना ही अपना मुकद्दर है, तो सुनो, डूबेंगे हम जरूर मगर ना खुदा के साथ। तो कल जो विपक्ष की थी वो पराजय की हुंकार थी कि सुन लो, हम 2000 हमारे भरोसे मत रहना, हम 24 में नहीं आ रहे हैं। वरना कोई भी सेंसिबल पॉलिटिशियन, मैं तो ये कहूंगा कि उनके बेटे ने, तेजस्वी ने जो कुछ अभी पिछले 1-2 महीनों में जो गुडविल कमाई थी, लालू ने कल उनको निर्वस्त्र कर दिया अपने बेटे को। उसी का अंग्रेजी शब्द है ना रामकृपाल सिंह जी, जब मैंने कहा सेल्फ गोल कर दिया, फिर वही गलती दोहरा दी जो राहुल गांधी ने कर दिया, है ना। लेकिन मिश्रा जी को आपके कहे पर कुछ ऑब्जेक्शन है सर, मिश्रा जी को आपके कहे पर कुछ ऑब्जेक्शन है। और इसी तरीके का हमला बोलते हुए मिश्रा जी, ये क्लियर प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि आप एक ही प्रोजेक्ट को, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में अपनी दुकान पर ताला लगा रहे हैं और जनता आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेगी। ये क्यों लगता है हर एक व्यक्ति को कि आप पहले ही सरेंडर मोड में जा चुके हैं? पूर्णिमा जी देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों को अगर मैं कभी बेरोजगारी पे इस तरह का डिबेट करता हुआ देखता, भारत के कर्ज में डूबने पे आपको डिबेट करता हुआ देखता, यहाँ के बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आपको डिबेट करता हुआ देखता, तो आपको जरूर बधाई देता। रामकृपाल जी बहुत मैं समझ सकती हूँ मिश्रा जी, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के बड़े, तो आप टीवी देख नहीं पाते होंगे। आप टीवी कांग्रेस को भी अपना पक्ष रखने के लिए टीवी रोज देख नहीं पाते होंगे सर, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए फिर उसके बाद सिंह साहब आपका ऑब्जेक्शन लूंगी। जी, 2 बात मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी। देखिए, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लोगों ने तो इनको सुना है और उसे तो सीखा है। बहुत आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का एक नैरेटिव बनाया गया है कि बस ये चुनाव जीत चुके हैं और बस शपथ ग्रहण बाकी है, वैसी परिस्थिति नहीं है रामकृपाल जी। वास्तव में इनके पैर तले जमीन खिसकी हुई है। हर दिन आप देख रहे हैं कि जिनको ये एक दिन पहले चोर डकैत और क्या क्या संबोधन देते हैं, अगले दिन वाशिंगटन में धोके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं। अशोक चौहान कल तक परिवारवादी होते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो परिवारवादी नहीं रहते। कल तक अजीत पवार परिवारवादी रहते हैं, आज नहीं रहते। मांझी जी और चिराग पासवान का पूरा परिवार परिवारवादी नहीं रहता।
तो ये जो दोहरा मापदंड है ये उचित नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। यही बात कांग्रेस के अवशेष होने की, तो आपको एक बात बता दूं, जब तक इस देश के गरीबों का, इस देश के किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के एक एक लोगों का प्रेम है कांग्रेस, दुनिया की कोई ताकत उसे अवशेष नहीं बना सकती। लेकिन रंजीत साहब, बोलने से नहीं होता है ना, सिर्फ बोलने भर से हो जा रहा है क्या? बोलने आप तो उस पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पा रहे जहां पर आप इन दिक्कतों को दूर कर पाए देश में। आप उस पोजीशन पर, जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही। ये तीसरा टर्म होगा, मोदी कहते हैं कि तीसरे टर्म की गारंटी मैं लेता हूं। यदि आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे भाजपा के मित्र एक चीज चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत लर्नेड पैनल भी रखा है, वो कह रहे थे बसपा की बात और बार बार बसपा की बात कर रहे थे। रामकृपाल जी भी यहाँ है। ये जो श्लोक है ना, उदार चरिता कुटुंबकम, इसका अर्थ जरा समझिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र। ये कहता है अयम निजा परोवेति, का मेरा है या पराया है, ऐसी कहना कौन करते हैं? छोटी सोच के लोग करते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ मिश्रा जी। सिंह साहब, पुरोहित जी, फिर पुरोहित जी उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। लेकिन सिंह साहब, इसको जल्दी खत्म करिएगा, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हूँ मैं चर्चा के। गांधी जी के 3 बंदरों का पहले बड़ा महत्व हुआ करता था, है ना? कान बंद करना, आंख बंद करना, मुंह बंद करना। लेकिन वो महत्व कुछ अलग तरीके से बदल गया है क्या? उस सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जो अच्छा हो रहा है, हमको वो भी नहीं देखना है, हमको ना वो सुनना है, ना उसके बारे में बात करनी है। पूर्णिमा जी देखिए, अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस के थे और रामकृपाल जी की बात को बढ़ा के उसमें करता हूँ, रामकृपाल जी ने सही कहा, जो काम विपक्ष को हो गया। मिश्रा जी सुन लीजिए, सिंह साहब क्या कह रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं। बुखार आपको हुआ हो तो चुनाव खाएगा। अगर आपको लगता है कोई गलत हो रही है तो संसद से लेकर सड़क तक नहीं है, आप क्यों जाती है कि मीडिया आप पे सवाल उठाएगा? पहली बात। दूसरी बात, रामकृपाल जी ने कितनी अच्छी बात कही। भाई कोई भी अगर मकान आप खड़ा करेंगे उसके 4 स्तंभ होते हैं। आपके पास नेता कौन है क्लियर नहीं, नीति क्या है कोई आवश्यकता नहीं है कि आप नीति बनाए, मोदी जी को गाली देने की नीति बनाए। तीसरा, कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता जमीन पर है नहीं। चौथा, विश्वास का। आप कहते हैं मोदी जी ने किया क्या? भैया आपको लगता है कि 370 पे धारा ले आकर समाप्त करके मोदी जी ने काम नहीं किया? जनता को लगता है, इसलिए जनता वोट देती है। आपको लगता है कि मोदी जी ने काम नहीं किया? उज्ज्वला मोदी जी देते हैं, आप केवल कहते हैं उजाला मोदी जी देते हैं, किसान सम्मान निधि मोदी जी देते हैं, 4 करोड़ मोदी जी देते हैं, महिला सशक्तिकरण से 3 तलाक पर कानून मोदी जी लाते हैं, मोदी जी अपने गारंटियों को भी पूरा करते हैं, मोदी जी भव्य राम का मंदिर बनाते हैं, मोदी जी काशी का कॉरिडोर बनाते हैं, मोदी जी रैपिड रेल बनाते हैं, मोदी जी कॉरिडोर बनाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं, गरीबी से 30 करोड़ लोगों को बाहर निकालते हैं। आप कहते हैं मोदी जी ने क्या किया? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, आप तो चाहते हैं धर्मांतरण और तुष्टीकरण होगा, आप संविधान के लिए बना देंगे। इसीलिए रामकृपाल जी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी हताशा में है, निराशा में है, और गाली देने से आपकी रंजीत जी सरकार बनती है तो गाली तो आप 2014 के पहले जब आदरणीय वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, तब भी देते थे। तो जितना गाली देते हैं वो फलित होता है, गाली देते रहिए। हम ये कहेंगे, इतनी अच्छी बात आप सुनिए, एक आप जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, कर्नाटक का, अगर कांग्रेस का, क्या वो मानेगा कि वो नहीं हम अपने परिवार के लिए कार्य करेंगे? उसके लिए परिवार क्या होगा? हिमाचल के मुख्यमंत्री के लिए परिवार क्या होगा? इसी तरह देश के प्रधानमंत्री, जो भी देश का प्रधानमंत्री, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका आप जिक्र करेंगे वो मिश्रा जी को नजर नहीं आएंगे। वो जीडीपी के तीसरी तिमाही के आंकड़े उनको नजर नहीं आएंगे, उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनको इन्वेस्टमेंट, उनको स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए उनका उद्धार, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना, महिलाओं की ताकत को बढ़ाना, उनको ये सब कुछ नहीं नजर आएगा ना सर। कहने से क्या होता है, उन्होंने देखना सुनना समझना बंद कर दिया है, तो उनको पता नहीं चलेगा। पुरोहित जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, पुरोहित जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर कटियार जी मैं आपके पास आती हूँ। पुरोहित जी आ रही हूँ, कटियार जी उसके बाद आती हूँ। पूर्णिमा जी आपने एक प्रश्न किया था कि क्या अरे भाई सिंह साहब 2 मिनट रुक जाओ यार, सिंह साहब एक सेकंड सुन लेते हैं, पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं सिंह साहब। बोलने दो भाई, आम आदमी को बोलने दो, आम आदमी को बोलने दो भैया। सारे भारतीय पर नहीं बोलेंगे, 3 तलाक पर नहीं बोलेंगे,
तब तो आप एक शब्द नहीं सेलेक्टिव बोलते हैं। अप्रोच कौन अपनाता है? में अभी पूरा देश देश की देखा, घटना हुई हिंदुओं को थी, आतंकवादी सारे कह भारतीय दीजिए। जनता अरे पार्टी कोई को बात नहीं मिश्रा जी, आपको देखिए पत्रकारों से एलर्जी तो है ही, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों को तो सुन लीजिए। पुरोहित जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिएगा पुरोहित जी। पूर्णिमा जी, आपने एक प्रश्न किया है कि इनको कोई समझाता नहीं है क्या? देखिए, समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो नैरेटिव इतनी नैरेटिव देर कर से रहे हैं। यही समझने अरे की भाई, कोशिश कर रही हूँ पुरोहित जी कि इनको narrative- समझ में नहीं आता, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। मोदी जी अगर कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो उसके तोड़ निकालो ना। आप बार बार उसको क्या नैरेटिव सेट, आपके पास तोड़ होना चाहिए। आप राजनीति में हो तो आप कुछ करना नहीं चाहते हो, या तो मीडिया पे आरोप लगाते हो, कभी क्या करते हो आप अपनी। मैं इनको सड़क पे नहीं देख रहा, इतने दिन हो गए। ये अभी ना इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ना कुछ और है, ना कार्यकर्ता है। आप सड़क पे जा ही नहीं रहे। जो समस्या है ज्वलंत समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण समस्या है लोगों के दिमाग में, पर आप उसको हाईलाइट नहीं कर ठीक पा है, रहे। आप आप यही तो खाली बहुत एक चीज- ऐप सवाल आपने पुरोहित जी कहा, स्ट्रैटेजी क्या है कटियार साहब? मैं कहती हूं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और एक पत्रकार होने के नाते मेरी आकांक्षा है ये कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन उस विपक्ष के पास स्ट्रैटेजी क्या है? सब कुछ तो समझा दीजिए। मोदी जी के दौरे शुरू हो चुके हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है, चर्चाएं चल रही हैं, रविवार के दिन भी चर्चा कर लेते हैं, छुट्टी भी नहीं मनाते वो तो। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छी बहस की पूरी। चुनाव जो होना है, आम आदमी को जो वोट डालना है, तो 10 साल की मोदी जी की गारंटी के ऊपर ही तो मतदान होना है। हमारे पुरोहित साहब कह रहे थे गारंटी मोदी जी की 10 सालों में रही कि गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय भी हमने पता की है कि हमारे इस देश में पर व्यक्ति आय कितनी है। आप हमारे देश के मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश की भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, देश की भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर चले आए। जिस उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश जाना जाता था, आज वो विकास का प्रदेश हो गया। अरे सपा लेकिन कटियार जी, मैंने कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपके जो खुद के सारे नैरेटिव फेल हो रहे हैं ना सर। आपने एमवाई फैक्टर को बदल के आपने यूथ फैक्टर बदल दिया, अखिलेश यादव जी ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। राज्यसभा के चुनावों में आप हाल देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस के साथ आपका साथ बन नहीं पा रहा, इतनी दे देंगे उतनी दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ना, स्ट्रैटेजी पर तो बात करिए सर।